और जनरली बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब, बैकवर्ड बेंडिंग में एक शब्द आता है बैक, और हम उसको तुरंत रिलेट कर जाते हैं बैक से। ठीक है, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग आपके बैक से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। बैकवर्ड बेंडिंग आपके चेस्ट से ज्यादा रिलेटेड। तो आप ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो थोड़ी देर और रहता तो बहुत मजा आता। किसी भी तरह के हार्मोन रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले, और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं हो रहा। अगर इस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें हो ही नहीं, तो सबसे पहले अपने कोर पे काम करना शुरू कीजिए। तो सर थोड़ा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को जो योगा, मैंने भी जैसे योगा करी हुई है, मेरे मदर भी काफी टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। बट बहुत सारे लोगों को योगा और मेडिटेशन का नाम तो सुनते रहते हैं वो, बट उसका सही मतलब नहीं पता होता है। लोग कई बार हम्म, कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं उसको योगा समझते हैं, कई बार जी, लोग नॉर्मल बैठ जाते हैं उसको मेडिटेशन समझते हैं। तो जी। आपके हिसाब से, बिकॉज आपने इसमें इतना ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, आप उसके बाद सिखा रहे हैं, अगर आप यहीं से स्टार्ट करें कि योगा और मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, तो योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, और उसका एक पार्ट है मेडिटेशन। ये इस तरीके से योगा और मेडिटेशन दो एक अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही हैं। योगा का पार्ट है मेडिटेशन। और जनरली आज के जो लोग हैं वो योगा का मतलब आसन से ज्यादा रिलेट कर जाते हैं, कि फिजिकल किसी पोस्चर्स में बैठा है, या फिर जैसे किसी ने कोई आसन लगा रखा है तो हम बोलते हैं कि योगा कर रहा है। जबकि योगा उससे बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इसके अंदर आसनाज हैं, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। ठीक है, उसके बाद में आप मेडिटेशन जैसे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि मैं आज से मेडिटेशन शुरू करूंगा या उससे। लेकिन सीधा मेडिटेशन कभी हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन करने से पहले आपको कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे कि फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए। फिजिकल, आप कितने लंबे समय तक एक जगह पर बैठ सकते हैं विदाउट डिस्ट्रक्शन के। ठीक है, वो आपकी पहली एक रिक्वायरमेंट है एक मेडिटेशन को करने से पहले। तो उसी को आसन हम बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपका ब्रीदिंग और माइंड का बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कि जब आप नर्वस होते हैं, एंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हमारा ब्रीदिंग कैसा चलता है? फास्ट चलता है हमारा काफी। ब्रीदिंग फास्ट चल जाता है। ठीक है, हम बहुत काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या फिर स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं, या बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो ऐसी जगह में क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग बहुत स्लो चल जाता है। तो इसका हम मतलब सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि आपका ब्रीदिंग और माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, जब जब आपका ब्रीदिंग रैपिड रहेगा तब तक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जब ब्रीदिंग काम रहेगा तब तक आप रिलैक्स रहेंगे। तो इसी को करने के लिए फिर प्राणायाम का प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब पहले आसन से एक फिजिकल स्टेबिलिटी आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, फिर आप प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से आपके साथ में क्या होता है, धीरे धीरे आपका मेंटल स्टेटस जो है, मेंटल जो स्टेट है वो रिलैक्स होना शुरू होता है, न्यूट्रल होना शुरू होता है। फिर जब आपका मेंटल रिलैक्सेशन आप अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, माइंड एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है, ऐसा मानिए कि एक व्हाइट पेपर हो जाता है। ठीक है, अब उस व्हाइट पेपर पे क्या आकृतित करना, आपको क्या बनाना है उसके ऊपर, अब वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए हम करते हैं प्रत्याहार का उपयोग। प्रत्याहारा में हम क्या करते हैं, विद्रॉल ऑफ द सेंसेस। मतलब ऐसा है कि आप, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप तुरंत अटेंशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस तुरंत कैच करने के लिए बनी है। आप अगर आप देखें तो हमारे पास में 5 सेंसेस हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। नोज, आईज, ईयर हो गया, ठीक है, जिह्वा होगी और त्वचा होगी। इन पांचों के मुंह देखिए आप। इनके मुंह बाहर की तरफ ऐसे खुले हुए हैं। आईज को आप देखिए, बाहर की तरफ से बड़ी है, अंदर की तरफ से स्मॉलर है। ईयर देखिए, बाहर से बड़ा है, अंदर की ओर स्मॉलर है। मुंह बाहर से अंदर की ओर है। नोज बाहर से अंदर की स्मॉलर है। त्वचा भी आप देखें तो पोर्स जो होते हैं वो बाहर की ओर खुले हुए हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये आउटर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि ना ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपका माइंड तुरंत उस चीज की ओर भागने लगता है, क्योंकि इंद्रियों का भेदन जो है वो बाहर की तरफ हुआ है। और इसी को इन्वर्ट कर कर अंदर की तरफ लगा देना, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ठीक ओके। है, तो पहले आसन व्यक्ति ने साधा है थोड़ा सा, फिर उसने प्राणायाम को थोड़ा सा साध लिया, फिर उन्होंने प्रत्याहार को साधा। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है धारणा। धारणा, हम बोलते हैं ना कि मैंने ये वस्त्र धारण की। हिंदी जो टिपिकल हिंदी के अंदर हम बोलते हैं धारण, धारण का मतलब क्या है, पहन लेना, ओढ़ लेना, एक बन जाना। तो धारणा के अंदर व्यक्ति क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट को, या किसी भी एक विचार को, या किसी भी एक मंत्र को, इस तरह की कोई भी एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे बार 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 उसको रिपीट करते रहते हैं। तो उससे वो धीरे धीरे धारण होने लगता है। ठीक है, आप उसको कवर करने लगते हैं।
धारण करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि कैंडल वाला जो करते हैं हम, त्राटक जिसको कहते हैं, त्राटक में हम क्या करते हैं, कैंडल की सिर्फ एक लो को देखने की कोशिश करें, लंबे समय तक उस फ्लेम को, लो को देखने से आप उस फ्लेम को धारण करने की कोशिश करें, उसी को आप अपना प्राइम सब्जेक्ट बना रहे हैं। इंद्रियों का भोजन जो है, इंद्रियों का आहार जो है, आप सिर्फ उसी मोमबत्ती के लो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये धारणा होती है। और जब आप और मोमबत्ती एक हो जाए, जब आपके बीच में ये सेंस ना रहे कि आप कौन है, मोमबत्ती कौन है, ठीक है, आपने इस चीज को कैसे शुरू किया था, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये सारे सेंसेस एकदम खत्म हो जाए, वो स्थिति होती है ध्यान की। तो ध्यान में इतना लंबा समय लगता है। आजकल व्यक्ति बहुत जल्दी ध्यान की कोशिश करते हैं, और कुछ व्यक्ति इसमें सफल भी होते हैं, ऐसा नहीं, ये कईयों के जन्म से गुण भी होते हैं कि लोगों में ऑलरेडी आसन प्राणायाम प्रत्याहार वाले गुण ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ नए लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो ध्यान टूट जाता है। 2 दिन 4 दिन करेंगे और फिर उसके बाद बोल देंगे कि नहीं, मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, एकदम बेकार चीज। तो इस तरह का भी आजकल कुछ मतलब देखने मिल रहा है। तो थोड़ा लंबी जर्नी है। योगा एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने एक दिन में साध लिया। तो एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको पूरा अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, तभी ये चीजें सार्थक हो पाती, काम कर पाती। ओके। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल करूंगा, बट इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगा की और मेडिटेशन की, ऑब्वियसली ये साइंस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू हिंदू कल्चर या हिंदुज्म में बेसिकली इसकी शुरुआत होती है। बुद्धिज्म में ऐसा मानना है कि बुद्ध से इस चीज़ की शुरुआत होती है। अगर आपके हिसाब से आप बता पाए कि योगा और मेडिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हम इसकी साइंस को समझना शुरू कर सकते हैं। इस सवाल का सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता योगा, कुछ नहीं होती मेडिटेशन। तो मैं सिर्फ ये स्थापित करना चाह रहा हूँ हमारी डिस्कशन से पहले कि ये एक साइंस है जिसकी कहीं से स्टार्टिंग है, ये भी लिखित चीज है बेसिकली। तो अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बात कर पाए, फिर हम जो आपने आंसर दिया उसमें बहुत सारे मेरे सवाल है, मैं वहां पे आता हूँ। तो योग की शुरुआत वेद ऐसा कहते हैं कि हिरण्यगर्भ से हुई। हिरण्यगर्भ एक चमकीली वस्तु था, और उसके अंदर कुछ विस्फोट हुआ, या उनका कुछ टुकड़े अलग अलग हुए, और उससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें आगे आगे बढ़ी। फिर मनु को मिला, मनु ने ऋषि परंपरा में दे दिया, और इस तरीके से करते करते हमें अभी योगा का जो आज का फॉर्मेट देखने को मिलता है। ठीक है। आप योग का मतलब, योग आपने कहाँ सुना है, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम योग कहाँ सुना होगा आपने? एक चीज थी जो 90s के जो किड्स हैं वो शायद इससे थोड़ा रिलेट करेंगे। जब हम पुरानी दुकानों पे सामान वगैरह लेने जाते थे तो वहां पर बिल आया करता था। तो बिल पे ये इतना, ये इतना, ये इतना, लास्ट में क्या रहता था, हिंदी में क्या लिखते थे? योग। अच्छा। लिखते थे ना कि 10 रुपए तो का ये हो गया, 50 रुपए का ये हाँ सामान हाँ हो गया, ये हाँ हो गया, हाँ और हाँ। एंड में क्या आता है इसके, टोटल। जी कि जी योग जी। टोटल। ठीक है। जी। तो टोटलिटी इज योगा। ठीक है। योग क्या है? जोड़ है। हम्म। ठीक है। और इस दुनिया में कोई भी एक वस्तु आप मेरे को बताइए जो अकेली है। हर वस्तु किसी ना सब किसी जुड़ी कुछ हुई है। चीजों को मिलके जुड़ी हुई, यही योग है। तो जो वेद है वो ऐसा बोलते हैं कि हर एक चीज है उनका आपस में जुड़ा हुआ। पहले दुनिया में सिर्फ एक चीज थी, उनका फिर टुकड़े हुए, और उनमें अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग उनकी प्रकृति हुई, कुछ मनुष्य बन गए, कुछ जानवर बन गए, और यही क्या है, योग है। ओके। इसी को उन्होंने योग बोल दिया। ठीक है। फिर आगे जाकर अलग अलग तरह की परिभाषाएं हमें देखने को मिली। उपनिषद बोले कि अ, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना ही एक है, मतलब हमने उस ब्रह्म से दूरी बना ली है, ब्रह्म अलग हो गए हैं, तो उन ब्रह्म से ही वापस मिल जाना, शुद्ध चेतना में वापस लौट जाना ही क्या है कि योग है। तो ये उपनिषद वगैरह बात उन करने लगे। फिर हठयोग वगैरह जो आए, हठयोग बोले कि हमारे अपने आप को मोक्ष की अवस्था के, मतलब एक शक्ति है हमारे अंदर कुंडलिनी, उस शक्ति को जगाना, और उस शक्ति को जगाकर मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाना, मोक्ष कपाट को भेदन कर जाना, उस प्योर एनर्जी को पूरा यूटिलाइज कर कर उसको अपने एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना, और अलग अलग चक्रों का भेदन कर कर इस सृष्टि से मिल जाना ही योग है। तो इस तरीके से योगा की अलग अलग डेफिनेशन मिलती है हमें। लेकिन बेसिकली अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं कि योग असल में क्या है, तो योग इज टोटली प्योर हैप्पीनेस। खुशी ही योग है। ठीक है। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ही योग है। तो आज के मॉडर्न डे के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो शायद हैप्पीनेस ही योग है। हर व्यक्ति योग किस लिए कर रहा है? ताकि वो हैप्पी हो सके, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, या सोशली हो। तो हैप्पीनेस इज योगा। तो मेरा डेफिनेशन जो है वो यही है।
ओके। तो जैसे आपने बताया, आपने हठ योगा की बात की, आपने उससे पहले अपने जो आप योगा की प्रैक्टिस करना आपने शुरू किया जिसमें आप एक्सट्रीम केसेस कवर करते हैं, आपने उसकी बात की। अगर किसी को ब्रॉडली समझना है तो क्या कुछ ऐसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं योगास के या मेडिटेशन के कि इस तरीके की योगा होती है, या एक व्यक्ति जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो सिर्फ, तो आपको इतना गहराई से समझने की कोई खासी आवश्यकता नहीं। आपको उसे समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप नहीं भी समझते, तो भी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे न कैसे योग ही कर रहे हैं। आप योगा से कैसे न कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके मूल भाव जो है, इसका मूल स्वरूप है, उससे कैसे न कैसे आप कनेक्ट ही हुए। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसे अच्छे से जाने। एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है, अच्छे से समझा रहा है, बस दैट्स इट, बहुत इनफ है। स्टार्ट करने के लिए इनफ। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग की बात करते हैं कि योगा की स्टार्ट जैसे होती है, तो आप पहले अगर अपनी जर्नी से बता पाएं कि जब आपने योगा करना शुरू किया या आपने ध्यान लगाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स दिखे उससे कि आपकी लाइफ का ये इतना बड़ा पार्ट बनता चला गया? जब मैंने शुरुआत की थी तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। तो मैं लंबी सिटिंग में बैठ नहीं पाता था, और माइंड हमेशा इस तरीके से बिहेव करता था कि कैसे भी करो, कितना भी करो, ये आसन लगा दो, बैक बेंडिंग कर दो, बहुत ज्यादा फ्रंट बेंडिंग कर दो, अपने आप को ऐसा ट्विस्ट कर दो। क्योंकि माइंड में पर्सपेक्टिव ही ऐसा बन गया है कि यही शायद योग होता होगा, जितना बढ़िया आसन उतना बढ़िया योगा। तो हम्म। ऐसा माइंडसेट था। तो शुरू शुरू में मैंने बहुत बार इन सब चीजों को ट्राई किया, एक्सट्रीम आसन नाच की प्रैक्टिस की। तो उससे मैं काफी बार मैंने अपनी सेल्फ इंजरी भी कर ली। मेरा नी के अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, बैक पेन काफी लंबे समय तक मैं सफर किया, नेक पेन से मैं काफी लंबे समय तक सफर किया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज मेरे साथ में हुए। फिर मेरे को एक समय पर आकर समझ में आने लगा कि एक्चुअली मैं ये योग नहीं कर रहा, मैं योग से बहुत दूर भाग रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया और जब मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, बड़े जो मेरे गुरुजी वगैरह थे, उनसे मैंने इसके बारे में चर्चा की। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया कि आप ये गलतियां कर रहे हो, अपने आप को स्टेबलाइज करो। ठीक है। आप अपने आप को ओवर पुश कर रहे हो, डेट इज नॉट ए योगा। जो आप हो उसकी एक्सेप्टेंस में आप जो कर रहे हो वो योगा है। तो फिर मैंने उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। फिर वो मन की एक शांति का भाव आने लगा। और ध्यान के बारे में अगर मैं बताऊं तो, जब मेरे को फर्स्ट टाइम जब मेरे को ध्यान का आभास हुआ था, तो मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं कई घंटों से बैठा हूं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कई घंटे आज मतलब मैं बैठ चुका हूँ। ऐसा लगा कि 5-6 घंटे हो गए, सुबह की शाम हो गई। और बहुत लंबा मेडिटेशन लगा। लेकिन मैंने घड़ी के अंदर देखा तो वो 3-4 मिनट थे। तो इससे ज्यादा कुछ था नहीं। तो स्टार्टिंग फेज में ये बहुत होता है आपके साथ में कि एक बार आपका ध्यान लगेगा, फोकस लगेगा, और उसके बाद में आप बहुत जल्दी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ध्यान की जो कोर जो अवस्था है, मूल जो अवस्था है, वो तो मुश्किल से 20-30 सेकंड की लगी। तो स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा कुछ फील होता है आपको। फिर धीरे धीरे आप समय के साथ में करने लगते हो, अभ्यास के साथ में चीजें बेहतर होने लगती है। और फिर आपको धीरे धीरे समय के साथ में सेल्फ रियलाइजेशन भी होने लगता है। अपना मूल स्वरूप जो है उससे आपकी पहचान होने लगती है। तो ये सब चीजें मेरे को। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे रोकूं तो दो सवाल है इसमें। तो सबसे पहले आपने बताया कि आप पहले कुछ एक्सट्रीम आसन लगाने की ट्राई कर रहे थे जिससे आपको इंजरी भी हुई। आई थिंक बहुत सारे लोग जो योगा करते हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, जो अपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, हमारा भी गोल क्या होता है कि मतलब मैं भी जिनके साथ योगा करता हूँ वो मुझे बोलते हैं कभी कि आप हेड स्टैंड कर लीजिए या कोई अलग अलग टाइप के आसन कर लीजिए, और उससे करके खुशी भी मिलती है शुरू शुरू में कि मैं मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी पहुंच गई है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। बट आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली जिस पे आप थोड़ा और बताइए कि आपको रियलाइज हुआ कि ये योगा से दूर जाना है एक तरीके से, योगा अपने आप में अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना है, राइट? थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस इस माइंडसेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि जो लोग योगा शुरू कर रहे हैं वो योगा को किस तरीके से सोचे या समझे, क्योंकि आजकल शायद जो टीवी पे दिखता है और जो बहुत जगहों पे दिखता है, लोग सोचते हैं कि अलग अलग आसन लगाना ही योग है और वो कर नहीं पाते और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी। जी। इसका एक बहुत बढ़िया शब्द है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। हम्म। ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी सुनते हैं तो माइंड में क्या पिक्चर बनती है योगा के पर्सपेक्टिव में? तो एक माइंड में पिक्चर बनती है कि किसी ने बहुत ऐसा खींच रखा होगा अपने आप को ऐसा। हाँ। ठीक है। लेकिन फ्लेक्स, जैसा मैंने बताया कि योगा सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये माइंड मेंटल प्रैक्टिस भी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें तो वो सिर्फ एक फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के पैरामीटर्स है।
ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरीके से तान कर खींच कर बहुत ज्यादा अपने आप को फिजिकली फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो या बना भी लेते हो, लेकिन मेंटली आप कैसे हो? मेंटली यू आर वेरी रिजिड। करेक्ट। अगर आप ऐसा करते हो, अगर मान लीजिए कि कोई पोस्चर है जिससे मेरे को नुकसान हो सकता है, क्लियर क्लियर पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर अपने आप को ओवर पुश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कि मैं फिजिकली कुछ टाइम में फ्लेक्सिबल बन जाऊंगा, लेकिन मेंटली कैसा हूँ? मेंटली मैं कितना रिजिड हूँ कि मैं उस चीज को पकड़ कर बैठ चुका हूँ और मैं अपने शरीर को इंजर्ड करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो आपको माइंड से भी उतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि ये मेरे लिए उपयुक्त अभ्यास है, मैं इतना तक जा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, मैं इसको एंजॉय करूंगा। पॉस्चर जितना एंजॉयबल कोई चीज हो ही नहीं सकती। बहुत आरामदायक होते हैं पॉस्चर, जब आप पॉस्चर को लगाना सीख जाते हैं प्रॉपर टेक्निक से, बहुत आनंद आता है। जब ऐसा योगा आपके इंस्ट्रक्टर आपको ऐसा बोलते हैं ना कि रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, तो आप ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो थोड़ी देर और रहता तो बहुत मजा आता। सो वो योगा का ट्रू फॉर्मेट है, ना कि अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे कर जाना। और आजकल ज्यादातर लोग कई बार अपने आप को एक्सट्रीम ले जाते हैं। और ये मैं इस बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस भी आते हैं कि सर बैक बेंडिंग बहुत ज्यादा की, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, तो इस तरह के होता रहता है। जी। ओके, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको क्या दिखे हैं आपकी जर्नी में? ऐसा क्या चेंज आया है मेंटली, जैसे आपने बताया? फिजिकली तो आई एम श्योर आप काफी फिट दिख रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको जी। फिजिकली काफी बेटर फील होता होगा, बट मेंटली क्या बेनिफिट्स आपको दिखे आपकी योगा की जर्नी में? मेंटली तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब अब पता नहीं इसको मैं कैसे समझाऊं। पर टीनेजर में मैं था तो बहुत हाइपर व्यक्ति था, मतलब हमेशा कुछ भी काम करना है, जल्दी करना है, तेजी से करना है, जल्दी आज ही करना है, अभी का अभी करना है। तो वो स्टेबिलिटी कभी भी माइंड में थी नहीं कि हाँ वेट कर सकते हो आप किसी चीज का, आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। आजकल मतलब जैसे पेशेंस लेवल बहुत कम था, तो वो एक पेशेंस बहुत अच्छा सा डेवलप हो गया है इतने टाइम के योगा प्रैक्टिस के बाद में। और जो जो रुझान था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर लेंगे, ये इसको लेना है, उसको पाना है, ये सारी जो डिजायर्स थी माइंड के अंदर, वो काफी हद तक मैं मानता हूँ कि शांत हो चुकी हैं। तो इतना माइंड मतलब उन चीजों के लिए, आउटर सब्जेक्ट्स के लिए, मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए उतना नहीं भागता जितना योगा प्रैक्टिस से मेरा पहले भागता था। तो ये कामनेस और रिलैक्सिवनेस मेरे को अपने अंदर फील होती है। क्या बिना कोई रीजन के खुश रहना भी सिखाता है आपको योगा? मतलब लाइक हैप्पी बिल्कुल स्टेट में रहना भी सिखाता है आपको योगा? क्योंकि आधे से बिल्कुल ज्यादा लोग बिल्कुल। तो शायद मेहनत कर रहे हैं 50 चीजों के लिए, इंक्लूडिंग मी, और हम ये सोच ही नहीं रहे कि एट द एंड हमें उससे खुशी मिल भी रही है कि नहीं। जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है आजकल के टाइम में, और वो जो मोमेंट्री सक्सेस है वो मिलता है, और तभी हम सोचते हैं कि यार ये क्या है, मुझे तो और आगे जाना था शायद जिस हम्म। तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या ऐसा जी जी। हुआ है आपके साथ कि रेगुलर डेज में जब आप नॉर्मल हैं तो आपको सेटिस्फाइड या हैप्पी हर मोमेंट फील हो रहा है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन? वो वाला एक्सपीरियंस आता है क्या, अगर आप कर जी लेते जी हैं इसको जी लॉन्ग टर्म तक? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसी तरीके के मैं भाव मतलब फील करता हूँ। हमेशा मन भागता नहीं रहता और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ज्यादा मन करता है। अगर कोई कोई पूछे मुझसे कि सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है, तो मेरे को तो ये टाइम सबसे बढ़िया लग रहा है फिलहाल का टाइम, और दी बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। ठीक है, और मैं हर अपने लाइफ के क्षण को इसी तरीके से जीने लगा हूँ। ये योगा से मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ओके। और जैसे आपने बताया था कि आपको बैक पेन और भी बहुत सारे दिक्कतें, इवन इंजरीज, नेक पेन वगैरह था, क्या लॉन्ग टर्म ये जर्नी जिसमें आप पिछले 8-9 साल से हैं, क्या इसने आपको अब उन चीज़ों में हेल्प कर दिया? आर यू कम्प्लीटली फाइन? मतलब मेरा पॉइंट ये उससे है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की आजकल डे टू डे लाइफ की जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। मतलब मेरे जैसे इंसान को भी, जो आज 30-31 साल का, 32 साल का है, वो भी अगर बहुत लंबी सेटिंग करता है ऑफिस में, तो बैक पेन के इश्यूज हो जाते हैं, नेक पेन के इश्यूज हो जाते हैं। क्या रेगुलर प्रैक्टिस करने से वो सारे इश्यूज भी चले जाते हैं? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, 100%, ओके। 100% इन सब चीजों को सही किया जा सकता है। और अगर मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा होता तो शायद मैं इस बात को उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता। ये मैंने खुद ने अपने अंदर प्रैक्टिस कर कर समझा है इन चीजों को। और शायद यही रीजन है कि कई बार मैं बैक पेन, नेक पेन या नी पेन इस तरह के कुछ वीडियोस बनाता हूं तो वो तुरंत रिलेट हो जाता है, क्योंकि उन सब चीजों को मैंने किया है और मैंने फील किया है कि इन चीजों ने बहुत मेरे को आराम दिया है और रिकवर करने में बहुत हेल्प हेल्प की है। मेरा सेप्टिक आर्थराइटिस मैंने लगभग 5-6 महीने में कवर कर लिया था। मेरा नी बहुत स्वेलिंग आ गई थी बहुत बड़ी, 5-6 महीने में कवर हो गया था। बैक पेन जो था, वो तो सच बताऊं मुझे याद भी नहीं कि वो आया बहुत दिनों तक रहा और वो कब धीरे धीरे चला गया, पता नहीं चला। नेक पेन मेरे को काफी टाइम तक रहा था,
और उसको भी मैंने क्रियाज के द्वारा द्वारा और इन सब चीजों के द्वारा लगभग 3-4 महीने के अंदर मैंने उसको कंप्लीटली फाइन कर लिया था। उसके बाद तो मेरे को एक बार एक चस्का भी चढ़ा था कि मैं जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफी करूं जिससे वो पेन बढ़े, और ताकि मैं उसके बारे में ज्यादा रिलेट कर पाऊं। क्योंकि नी पेन है, बैक पेन, इनसे मैं बहुत जल्दी रिलेट कर जाता हूं, मेरे को समझ में आ जाता है कि किस तरह का पेन हो रहा होगा। तो आसनास भी जब मैं करवा रहा होता हूँ क्लास के अंदर, तो मैं समझ जाता हूँ कि व्यक्ति कहाँ डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा, उनको क्या चीजें करवाई जाए जिनसे उनको मदद हो सके। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जी। ठीक है। तो सर जैसे हमने आपकी योगा की जर्नी की बात की, कहाँ से स्टार्ट हुई, एक नॉर्मल इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, आप मान लीजिए कि उसने कभी भी योगा नहीं करी है, या करी भी है तो शुरू करा और उसको महसूस हुआ कि यार नहीं करना चाहिए। जब मैं योगा की बात कर रहा हूँ तो मैं योगा और ध्यान दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि ध्यान जो है वो योगा का ही एक पार्ट है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए योगा की, और किस तरीके से वो उसको उस जर्नी को स्टार्ट करें कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए, इतनी जल्दी डीमोटिवेट ना हो पाए, उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। तो एक नए जो व्यक्ति हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं, उनको स्टार्ट करना चाहिए क्रिया से। कभी भी आसन, प्राणायामा, इन सब चीजों को ट्राई करने से पहले पहले छोटी सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, स्मॉलर बॉडी के मूवमेंट्स कीजिए, ताकि बॉडी में एक सर्टन लेवल की मोबिलिटी डेवलप हो सके, सर्टन लेवल की एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी डेवलप हो सके। क्रिया मतलब? क्रिया का मतलब क्रियाएं देखिए मोस्टली दो प्रकार की हैं, एक सूक्ष्म व्यायाम है, एक स्थूल व्यायाम। जब आप पर्टिकुलर किसी छोटे जॉइंट्स को इस तरीके से मूव करें, जैसे फिंगर्स वगैरह को मूव कर लिया हमने, रिस्ट का मूवमेंट कर लिया, नेक का मूवमेंट कर लिया, शोल्डर्स के मूवमेंट्स कर लिए, सो ये सारे कौन से हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम है। और दूसरे होते हैं मैक्रो मूवमेंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स को एक साथ में मूव करते हैं। जैसे कि हृदय गति, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना पूरा ट्रंक मूव कर रहा हूँ, तो इसमें मल्टीपल मसल्स, मल्टीपल जॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो ये जी। स्थूल व्यायाम। तो स्टार्टिंग जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस से करना चाहिए। और ये भी हमेशा डायनेमिक होनी चाहिए। डायनेमिक का मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक आप होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि नेक का हमने लॉन्गर होल्ड कर लिया, नॉर्मल नहीं। आपको इसको डायनेमिक प्रैक्टिस में करना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक बेटर सर्कुलेशन डेवलप होगा, और एक सर्टेन लेवल की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी डेवलप हो जाएगी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे आप आसन और उन बाकी चीजों की तरफ बढ़े। प्राणायाम भी आप क्रियाज के साथ में चाहें तो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। ये इजियर प्रैक्टिस है, और ऐसी प्रैक्टिस है कि मोस्टली सभी के द्वारा की जा सकती है। तो स्टार्ट आपको यहाँ से करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ओके। और कितनी देर आपको लगता है स्टार्टिंग में, कितनी देर करना चाहिए किसी को भी एवरीडे? अराउंड 20 मिनट प्रैक्टिस इज इनफ, जिसके अंदर हम बात करें तो 8 to 10 मिनट क्रिया आप कीजिए, और मतलब सूक्ष्म व्यायाम, स्मॉलर जॉइंट्स के मूवमेंट। और उसके बाद में आप 3-4-5 मिनट के लिए थोड़े से लॉन्गर स्ट्रेचिंग वाले जो मूवमेंट्स हैं, जो मल्टीपल बॉडी मूवमेंट्स जो कर रहे हैं, मल्टीपल जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं, यानी स्थूल व्यायाम। और फिर उसके बाद में आपको लगभग 5 मिनट के आसपास प्राणायाम शुरू कीजिए। और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब मैं कर रहा हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह ही करना चाहिए, क्या ऐसा कंपलसरी है? या फिर लोग कहते हैं कि पेट खाली होना चाहिए, तो कुछ वैसे आपकी एडवाइस है कि अगर कोई स्टार्ट इस वीडियो को देख के भी करना चाहे, ऑब्वियसली आपके इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस हैं, तो आई थिंक कोई भी वहां से देख के, या और भी बहुत वीडियोस मिल सकती हैं ऑनलाइन, आप देख के स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर भी स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ मैं एकदम बेसिक चीजों पे जाऊंगा। एक अच्छा मैट जरूर यूज करना है आपको। मैट आपको एक प्रॉपर ग्रिप देगा और कुशनिंग देगा, तो एक प्रॉपर मैट यूज कीजिए। और कोशिश कीजिए कि किसी इंस्ट्रक्टर से आप मिलकर उनके साथ में प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, और आप जो गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको इंजरी वगैरह हो सकती है, तो उनका भी ठीक से ध्यान रहेगा। तो इन चीजों का आपको स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में अगर आप लगभग 5-6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े से बेटर हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके। और जैसे बहुत सारे लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मेरे जैसे लोगों की, हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए। सुबह ऑफिस के लिए भागना है, 7 बजे उठना है, 7:30 निकलना है, फिर वापस आना है। तो और दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज की है कि मतलब जो मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होती थी कि 1-1.5 घंटे से आपको थोड़ा पेट खाली रखना इंपॉर्टेंट है करने के लिए। उस बारे में अगर आप बताना चाहें कि क्या ऐसा जरूरी है कि हम सुबह ही करें इसको, या कभी भी कर सकते हैं? और खाने के हिसाब से डाइट वगैरह कैसी रहनी चाहिए जब आप स्टार्ट करते हैं? क्या हम खाली पेट होना चाहिए हमें, या खा के भी कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बहुत दुबले पतले व्यक्ति हैं, कमजोर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको योगा प्रैक्टिस से लगभग 40-50 मिनट पहले एक छोटा कोई फ्रूट, या फिर एक कप कोई दूध वगैरह, ऐसा कुछ आप सेशन से पहले ले सकते हैं, प्रैक्टिस से पहले ले सकते हैं। तो वो एक बेटर रहता है, आपको थ्रू आउट द एनर्जी बनी रहती है और आप इजीली उसको कर लेते हैं।
और जहां तक रही पेट साफ होने की बात, तो वो तो बहुत जरूरी है। आपका पेट हमेशा साफ कर कर ही आप मतलब मल त्यागने के बाद ही आपको योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप फ्रेश नहीं हुए और तुरंत आप योगा प्रैक्टिस में बैठ गए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में अलग अलग स्पिंक्टर होते हैं। जैसे कि टॉयलेट तो अभी भी हमारे बॉडी में बन रहा है, मल तो अभी भी बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, बिकॉज एक स्पिंक्टर है जिसने उसे अच्छे से टाइट कर रखा है। तो उस पर हमेशा कंटिन्यूअसली दबाव बना रहता है। और फिर आप ट्विस्टिंग वगैरह इस तरह की चीजें आप योगा में करेंगे तो उस पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो स्पिंक्टर धीरे धीरे समय के साथ में लूज होने लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को है ना फिर आगे जाकर काफी इश्यूज डेवलप करने लग जाते हैं वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर। यूरिन रिलेटेड इश्यूज हो गए या फिर मल से रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो इस तरह के इश्यू डेवलप हो जाते हैं। तो हमेशा पेट साफ कर कर ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मतलब सुबह ही करना चाहिए आइडली फिर? सुबह देखिए, सुबह सबसे बेस्ट टाइम है करने का, क्योंकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, पीसफुल रहता है। तो सुबह सबसे बढ़िया है। अगर आप मेडिटेशन या प्राणायामा कर रहे हैं, आसनास कर रहे हैं, और आसन में भी स्पेशली बहुत हार्डर वाले आसनास कर रहे हैं जिसमें बॉडी चैलेंज होने वाली है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हमें इवनिंग में प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आसनास को हम इवनिंग में करें जो हार्डर प्रैक्टिसेस हैं, और प्राणायामा और मेडिटेशन जो जैसी प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह जो भी हमने बात की, वो भी अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है सर, तो थोड़ा ध्यान के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिकली मैं दो मेजर चीज़ों को पिक करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो आप अगर, जैसे आपने बताया कि जब पहली बार आपने मेडिटेशन की तो 3-4 मिनट जी। ही निकले और आपको लगा कि बहुत देर हो गई बैठे हुए। जी। एक पर्सन, मैं एक जर्नी जानना चाहता हूँ आपसे, एक ऐसे इंसान के लिए जो आज मेडिटेशन शुरू करता है या आने वाले टाइम में शुरू करता है, उसकी जर्नी कैसी रहती है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, अगर वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर हैं उसके, तो आप बता सकते हैं। देखिए, जर्नी सब ध्यान का सबसे बढ़िया पार्ट यही है कि इसकी जर्नी हर व्यक्ति के लिए अपनी अलग है। ठीक है। मेडिटेशन के अंदर जो फीलिंग्स आपको होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरे को, हर व्यक्ति में एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होती है। बट आप जब भी मेडिटेट करेंगे तो आप फील करेंगे कि यू विल फील लाइटर। आप हल्के हो जाएंगे। मतलब जो इमोशंस हमारे अंदर हमेशा भारी रहते हैं, हमेशा हम देखिए, अभी हम जरूर शांत बैठे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इमोशंस का ना प्रेशर हमें पे हमेशा बना रहता है। इस प्रेशर को आप एकदम रिलीज कर देंगे जब आप थोड़ी भी देर मेडिटेशन कर लेंगे। तो आप इसको, इस प्रेशर को तुरंत रिलीज कर देंगे और आपको बहुत लाइट लगेगा। और आप ऐसा, मेरे को जो ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म हो गया है और आज से मैं जो चाहूँ वो शुरू कर सकता हूं। तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आपने अभी तक अपने जीवन के पेज पे जो कुछ भी लिखा है उसको आप अच्छे से साफ कर कर एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हर बार आपको वो करने की परमिशन देता है। तो अगर कोई मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है, मान लीजिए, दो सवाल है मेरे बेसिकली। एक तो ये कि जैसे मैंने आपसे योगा के लिए पूछा, सेम सवाल मेडिटेशन के लिए भी है कि जो आपने बताया कि एकदम से शुरू तो करना नहीं चाहिए, कुछ रास्ता है जो रास्ता तय करना चाहिए। मान लीजिए जी। किसी ने वो रास्ता तय किया, पहले तो वो रास्ता भी आप एक बार थोड़ा दोबारा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है। फिर मान लीजिए कि किसी को मेडिटेशन की शुरुआत करनी है, तो कितनी देर या कितना समय लगता है शुरू में मेडिटेट करने में? और ऐसा क्या होता है स्टार्टिंग में कि बहुत लोग छोड़ देते हैं, जो मैंने देखा है कि 90% लोग जो स्टार्ट करते हैं वो ये चीज छोड़ देते हैं, उनको थोड़ी देर बाद लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ है नहीं, मतलब। जी। तो थोड़ा आप अगर मतलब फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से अगर इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जैसे बात की कि इंद्रियों का छेदन कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें संयम नहीं होता, बिल्कुल भी। ऐसे ही व्यक्ति हमेशा छोड़ेंगे जिनके पास में संयम नहीं है, एक पेशेंस, एक सर्टन लेवल का पेशेंस नहीं है। वो थोड़ी देर ट्राई करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद उन्हें लगता है कि बकवास है, टाइम वेस्ट है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अंदर एक संतोष का भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये संतोष आए कैसे? ये संतोष आ सकता है आपके अंदर जो हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, उससे आप ये संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। हंसना शुरू कीजिए, थोड़ा सा मिलना शुरू कीजिए, दोस्तों के साथ एक पॉजिटिव माहौल रखना शुरू कीजिए, दान करना शुरू कर दीजिए, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अगर हम अपने लाइफ में करना शुरू करें, तो स्टार्टिंग मेडिटेशन के फेज में जाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है व्यक्ति को। ओके। तो इस तरीके से एक नया जो प्रैक्टिशनर है जो एकदम रो है, वो इस तरीके से शुरू करे। अगर आपका माइंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। आपको वो हमेशा बोरिंग लगेगा। जैसे आप बैठेंगे, 5 मिनट में कोई ना कोई विचार आएगा, कोई थॉट आएगा, कोई बात आएगी, और आप फिर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया।
तो स्टार्ट थोड़ा सा एक बार पॉजिटिव होकर, रिलैक्स होकर, एक कामनेस, एक संयम को डेवलप करें। आसनाज आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। प्राणायाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा देर आसन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया। या फिर इसको मैं इस तरीके से बोलूं कि जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम किया, बॉडी को मूवमेंट किया, थोड़ा एक दो आसन कर लिए, फिर थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन करने बैठिए, तो मेडिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक नया प्रैक्टिस शुरू करें। ओके, और कितना टाइम करना चाहिए स्टार्टिंग में किसी को मेडिटेशन के लिए ट्राई? क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा देखते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत चलता है कि कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी ध्यान लगाता है। लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं, मतलब। तो जी स्टार्टिंग के बिल्कुल। लिए अगर आप बताना चाहें फ्रॉम फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव कि कितनी देर करना चाहिए मेडिटेशन? ठीक है, जितनी देर आपसे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैठे, अगर आप शुरू के 10 सेकेंड्स में फील करते हो कि आप बेटर हो, अच्छे हो, तो 10 सेकेंड हुआ, बस बहुत हो गया, इनफ है। ठीक है, 20 सेकेंड्स हो गया, इनफ है। प्रयास नहीं करना है। एफर्ट जो हम लगाने लगते हैं तो हम वहीं पर अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं मेडिटेशन लगाने की। हम क्या करें, जोर लगा रहे हैं, जबरदस्ती उसको घटित करने की कोशिश करें, जबकि ये एक स्वतः की क्रिया है। तो आपको अपने आप को रिलीज छोड़ना पड़ेगा। तो आप 5 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए, 20 सेकंड बैठिए, 10 सेकंड बैठिए, जितना आपसे बैठा जाए उतना बैठिए। और फिर धीरे धीरे समय के साथ में अपने आप ही समय बढ़ने लग जाएगा। परफेक्ट टाइम नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो थोड़ी सी इसकी साइंस की भी बात करते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ब्रीदिंग की बात की, आपने बताया कि जब हम हाइपर होते हैं तो हम बहुत तेज ब्रीथ करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं तो ब्रीदिंग स्लो हो जाती है हमारी। तो फ्रॉम अ जी ब्रीदिंग पर्सपेक्टिव, जब हम, क्योंकि मेडिटेशन जितनी मेरी समझ है, आप इस समझ को भी करेक्ट कर सकते हैं, वो बेसिकली आप ध्यान लगा रहे हैं, उसमें आप ब्रीथ कर रहे हैं। और आपकी ब्रीदिंग ही है एक फॉर्मेट में, जब वो हो रही है तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है और उस शेप में लेके आ रही है। तो एक्चुअली साइंस क्या है मेडिटेशन की? जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या बदलता है हमारे अंदर जब हम एक्चुअली मेडिटेट कर रहे होते हैं? क्यों इतना लोग फोकस करते हैं मेडिटेशन पे? बेसिकली सिंपल सवाल ये है। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम है। ठीक है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी आप अपने हैंड को मूव कर पाएंगे, हेड को मूव कर पाएंगे, बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको हम मूव कर सकते हैं, उन पे एक कंट्रोल हमने डेवलप कर रखा है। लेकिन एक सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा भी है जो इनवॉलंटरी है, जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया या फिर आपका डाइजेशन हो गया। आप इन्हें चाहकर भी रोक नहीं सकते। ठीक है, ये अपने आप से ही काम करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, वो है ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग को होल्ड कीजिए। ठीक है, आपने कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं आप? 40 सेकेंड, अंदाजन एक 30 40 सेकेंड। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, वो जितना भी है। पर एक सर्टेन टाइम तक होल्ड करने के बाद में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। क्यों? घुटन होगा। क्योंकि वो फंक्शन आपके पास में वॉलेंट्री तो दे रखा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो इनवॉलेंट्री है। मतलब एक सर्टेन टाइम तक आप उसको वॉलेंट्री बना सकते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप इनवॉलेंट्री बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सिस्टम्स के बीच में ब्रीदिंग जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, सो यू कैन कंट्रोल योर इनवॉलेंट्री सिस्टम। सो यू कैन अपने हार्ट रेट को आप रिलैक्स डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को डाउन कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं, मतलब ये इस तरीके जाऊंगा। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? उस समय आप डीपर ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, गहरा गहरा श्वास आपके अंदर चलता है। तो बेटर ब्रीदिंग मीन्स बेटर ऑक्सीजन इन योर बॉडी। करेक्ट। ओके, ठीक है। और जब बेटर ऑक्सीजन होगा तो बेटर और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, जो आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, खोल देगा, मोटा कर देगा। ओके। ठीक है, खुल जाएंगे उससे ब्लड वेसल। जैसे कि हम गार्डन में पाइप से पानी देते हैं तो उस पर हम थंब लगाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। ठीक है, करेक्ट। तो ये ठीक वैसा ही है मेडिटेशन, कि उस पाइप के ऊपर से आपने अपना थंब हटा लिया, अब सर्कुलेशन क्या है, बेटर है। ठीक है, करेक्ट। तो जो भी इससे क्या होगा कि आपका हार्ट रेट एकदम स्लो डाउन आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके बॉडी के अलग अलग जो सिस्टम्स है जो एक स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं हमेशा, ठीक है, उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। जैसे आप कुछ खा, अभी जरूर आपने कुछ नहीं खा रहे होंगे, लेकिन डाइजेशन अभी भी काम कर रहा है, हार्मोनल सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, हार्ट जिस दिन पैदा हुए उस दिन काम कर रहा है, और जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक काम कर रहा है। इन सब सारी चीजों को इनको रिलैक्स मिलता है, इनको आराम मिलता है। ठीक है, तो ये अपनी बेटर रिकवरी कर पाते हैं। तो यू विल फील कि आपकी इंटरनल रिकवरी हुई। तो प्राणायाम और मेडिटेशन आपके अंदर ये इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और बेटर एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट,
जनरली हम बहुत सारी एनर्जी अपनी यूं ही लूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं किसी बात चीज के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं उस चीज को कर सकता हूँ, ठीक है, ना उस पर अभी कोई फिलहाल कोई एक्शन लिया जा सकता, लेकिन मेरे थॉट्स के द्वारा वो क्या है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, बेवजह ही रिलीज हो रही है। या फिर जब हम बैठे हैं तो मैं गलती से ही अपना पैर गलत रख कर बैठा हूँ, कंधा गलत रख कर बैठा हूँ, मैं इसके बारे में कॉन्शियस कॉन्शियस ही नहीं हूँ, तो ये क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ द एनर्जी हो रहा है। तो इसको मैनेज करने में आपको प्राणायामा और जो मेडिटेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करें, वो एनर्जी को सेंट्रलाइज करें। ओके, ठीक है। तो एक चीज इसके अंदर जो मैंने शायद मिस कर दिया पूछना, मान लीजिए कि बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन के तरीके चलते हैं। जैसे अगर मैं सदगुरु के बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं, मैं वो देखता हूँ। तो वो एक गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें एक मंत्र है जो वो बोल रहे हैं, आप उस मंत्र को सुनते हैं और आप उस मंत्र के हिसाब से मेडिटेशन करते हैं। कुछ मेडिटेशन ऐसी होती है जिसमें वो बोलते हैं कि आप अपनी आइज क्लोज कर लीजिए, कुछ नहीं सोचना है, आपको अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेशन देना है। फॉर अ स्टार्ट, मैं फिर फ्रेशर की बात करूंगा जो शुरू कर रहा है अभी। आपके हिसाब से मेडिटेट करने का सही तरीका फॉर समवन हु स्टार्टिंग आउट क्या है? और वैसे क्या तरीका है जो आप रिकमेंड करते हैं यूजुअली लोगों को फॉलो करने के लिए अगर किसी को मेडिटेशन करनी है तो? मेरे को सबसे बढ़िया तरीका लगता है कि आप अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ब्रीदिंग सबसे इजी है आपके लिए, और आप इजीली रिलेट कर जाते हैं, आप अपने आप को समझ भी पाते हैं कि आप कितना बेटर कर रहे हैं, कितना वर्स कर रहे हैं, उन सब चीजों के प्रति आपकी कॉन्शियसनेस आती है। तो सिंपल कुछ भी नहीं, आईज क्लोज कर कर बस अपने आती जाती ब्रीदिंग को फॉलो करना, देखना कि कितना आपने एक्सेल किया, कितना इनहेल किया, बस इसी से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। क्या फिर लॉन्ग धीरे ब्रीदिंग करनी है? लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, हो सके तो बेली ब्रीदिंग करनी है। बेली ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि इनहेल के साथ में हम अपने बेली को एक्सपेंड करते हैं, और बेली के बाद में हम अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, फिर एक्सेल के साथ में हम अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम अपने बेली को करते हैं। पहले बेली, फिर चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, फिर बेली का कॉन्ट्रैक्शन। तो इस ओके, सीक्वेंस में स्टार्ट आप शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे ठीक है। बढ़िया तरीका है एक बिगिनर के लिए, मेडिटेशन या प्राणायाम का स्टार्ट करें। जी। तो जब मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊंगा, तो जब हम आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम ब्रीथ कर, नॉर्मल ब्रीदिंग में तो ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं अभी ब्रीथ कर रहा हूँ तो मेरा कोई चेस्ट बढ़ रहा होगा लेकिन उतना नहीं, मुझे पता नहीं चलता है। मैं कॉन्शियसली अपने चेस्ट को एक्सपैंड करूंगा, बेली को एक्सपैंड करूंगा, फिर चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, पहले बेली को एक्सपैंड करूंगा, फिर चेस्ट को एक्सपैंड करूंगा, फिर चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फिर बेली को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और इस चीज को आंखें बंद करके ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी ब्रीथ कैसी हुई इस टाइम पे। जी। जब मेरी आंखें बंद हैं, उस मोमेंट पे क्या मुझे कुछ अंदर देखने की कोशिश करनी है, या मुझे ये देखना है, या मुझे सिर्फ सोचना है कि मेरी ब्रीथ मतलब अंदर हवा कैसे गई बाहर गई, क्या करना है उस मोमेंट पे जब मेरी आंखें बंद है? ठीक है। हमने स्टार्ट जब किया था तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के बारे में बात की थी हमने। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या था, विद्रॉल ऑफ द सेंसेस। आप जब आईज क्लोज कर रहे हैं तो आप विद्रॉल ऑफ द सेंसेस दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादातर सेंसेस, ज्यादातर इन्फ्लुएंस किसके थ्रू है, आपकी आईज के थ्रू। करेक्ट। ज्यादातर सेंसेस जो है आपकी, वो आईज के थ्रू ही इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और सेंसेस के हमें ऐसा कोई चीज नहीं दी है जिससे हम उसे बंद कर सके, लेकिन आंखों को बंद करने के लिए पलके दी, ठीक है। तो जैसे ही आप आईज क्लोज करते हो तो आप विड्रॉल ऑफ द सेंसेस कर रहे हैं। आपको इस तरीके से देखिए कि अब आप आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटाकर आपने ध्यान भीतर की ओर लगाना शुरू किया, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रीदिंग को आते जाते देख रहे हैं, आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपने ब्रीदिंग को आते और जाते देख रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। आपने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया XYZ, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ब्रीदिंग को अभी मैं क्या कर रहा हूं, धारण कर रहा हूं। ब्रीदिंग से मैं कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर इसके बाद में मेडिटेशन की अवस्था जाएगी। तो इस तरीके से काम करता जब आप बोलते हैं कि ब्रीदिंग को आप देख रहे हैं, उसका क्या मतलब है ब्रीदिंग को देखने का? हूं। ब्रीदिंग को देखने का मतलब है कि आप उसको फील कीजिए कि वो कहाँ तक जा रही है, किस प्रकार जा रही है, आपके लंग्स का कौन सा पार्ट उससे फूल रहा है, अपर लंग ज्यादा फूल रहा है, मिडल लंग ज्यादा फूल रहा है, लोअर लंग ज्यादा फूल रहा है, ठीक है। ओके, ब्रीदिंग से क्या क्या सर्टन बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करके उनके प्रति आपको कॉन्शियस रहना है, ओके, ठीक है। ओके, तो इससे आप ध्यान एक जगह रख पाएंगे, वरना फिर से आप थोड़ी देर बाद में ब्रीदिंग को भी भूल जाएंगे कि आप क्या करने वाले ओके, ठीक है। हैं। और आपने बताया जितनी देर हो पाए ये उतनी देर करना है जी, शुरू में उतनी हमें, देर, जी। जितना जी। देर हो पाए उतनी देर करना है, जी। ठीक है। तो जी। थोड़ा सा योगा की तरफ मूव करते हैं। मैंने व्हेन आई से योगा, आई मीन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जिसको योगा ठीक करती है। आई थिंक संक्षिप्त में बात करेंगे प्रॉब्ली अगले 10-15 मिनट के अंदर। अगर हम दो चार इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉब्लम्स को पिक करना चाह रहा हूँ मैं, जो आजकल लोगों को होती ही है,
राइट। जैसे एक काफी मेजर प्रॉब्लम है बैक पेन की, एक काफी मेजर प्रॉब्लम है नेक पेन की, एक काफी मेजर प्रॉब्लम है लोगों का वेट गेन हो जाता है, बेली पे काफी ज्यादा फैट होता है, लोग उसके लिए काफी लोग शुरू करना चाहते हैं। तो अगर हम इन तीन से शुरू करें, सबसे पहले मैं बैक पेन की बात करूंगा क्योंकि आजकल काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम रहती है। अगर आप कुछ ऑब्वियसली बेसिक बता पाए लोगों को कि अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो पहले तो किस तरीके से हमें नॉर्मल डेज में अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, फिर क्या कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिसेस हैं जिससे बैक पेन ठीक किया जा सकता है। अभी तक आपने जिन भी प्रॉब्लम्स का नाम लिया, बैक पेन और जितनी भी आपने समस्याओं का नाम लिया है, ये सारी समस्याओं में मोस्टली जो रीजन है वो है हमारी लाइफस्टाइल। ओके। ठीक है, कि हम एक बेटर स्लीप भी नहीं ले रहे हैं, एक बेटर अच्छे से खा भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। योगा प्रैक्टिस पे, आसन की प्रैक्टिस या क्रिया की प्रैक्टिस पे आने से पहले सबसे पहले आप इसको जो अपना फूड है उसको थोड़ा बेटर बनाए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड बनाए, ताकि बॉडी को जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिले और वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर कंज्यूम्स हो, रिकवरी फास्ट हो कुल मिलाकर। ठीक है, अगर इस समय भी बहुत हैवी खा रहे हैं आप, इस तरह की फूड खा रहे हैं जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो बॉडी कैसे हील कर पाएगी? उसका ज्यादातर एनर्जी तो डाइजेशन में लग रहा है। तो आपको सबसे पहले तो फूड पर अपना ध्यान दीजिए। फिर जो आपका स्लीप है उस स्लीप को एक प्रॉपर शेड्यूल कर कर स्लीप को थोड़ा सा बेटर कीजिए। ये साथ साथ में करने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसको आप पहले करेंगे फिर आप आसन करेंगे, आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन इन पर भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अगर हम बैक पेन के लिए बात करें, आसनाज वगैरह की, क्रियाज वगैरह की, तो हमारी स्पाइन को टोटल 5 तरह के मूवमेंट जो हैं वो रेगुलर रूटीन में करने ही चाहिए। अगर ये 5 मूवमेंट आप लाइफ में अपने करते हैं तो आपको बैक पेन नहीं होने वाला, किसी भी तरह के हार्मोन रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले, और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं हो रहा। ये 5 अलग अलग तरह के स्ट्रेचेस कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच यू स्पाइन अपसाइड। कुछ भी कर सकते हैं आप इसके लिए, ताड़ासन कर सकते हैं, उत्कट आसन कर सकते हैं। उसमें आप क्या करें, स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेचिंग दें। ठीक है। सो ये आपकी बॉडी को एक बेटर अलाइनमेंट देगा। ठीक है, ये मैं बिगिनर के लिए भी बता रहा हूँ, एक एडवांस के लिए भी बता रहा हूँ। बिगिनर जो है वो अपने मैट पर लेटे लेटे ही अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, तो ये स्पाइन के आपने एक स्ट्रेचिंग दे दी, या बैठे बैठे आपने खींच लिया। तो स्पाइन को सबसे पहले स्ट्रेच करना। द सेकेंड बेंडिंग है उसके लिए लेटरल बेंडिंग, जो हम ओके। साइड बेंडिंग जिसको हम बोल देते हैं। पार्श्व होते हैं हमारे। तो ओके। साइड बेंडिंग जो वाले जो भी पोस्चर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं त्रिकोण आसन बता दूं, त्रिएक ताड़ासन बता दूं, कोण आसन बता दूं, कई इजी इजी पोस्चर्स भी हैं। तो आपको साइड बेंडिंग वगैरह जो है वो रेगुलर रूटीन में शुरू कर साइड देनी बेंडिंग चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो बैक को आपको साइड बेंड करना है इस जी, तरीके से जो कुछ। हम ये जो समझ गया। पार्श्व जो स्ट्रेच लेके आते हैं, समझ लेटरल बेंडिंग, गया। बॉडी ओके। के अंदर जो स्ट्रेच लेके आ रहे हैं, तो ये ओके। आपको शुरू करनी चाहिए। फिर थर्ड वन आता है हमारे पास में, बैकवर्ड बेंडिंग। ओके। ठीक है, पीछे की तो तरफ। और पीछे की तरफ, और जनरली ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब, बैकवर्ड बेंडिंग में एक शब्द आता है बैक, और हम उसको तुरंत रिलेट कर जाते हैं बैक से। ठीक है, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग आपके बैक से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। बैकवर्ड बेंडिंग आपके चेस्ट से ज्यादा रिलेटेड। ओके। ओके, सो व्हेन पीपल आर बेंडिंग, वो सीधा पीछे झुकने की कोशिश करते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं झुकना। आपको क्या करना है, शोल्डर्स को उठाया और अपनी चेस्ट को रेज कीजिए, और चेस्ट को रेज करते हुए पीछे की ओर हेड ड्रॉप कीजिए। अब आप ऐसा बैठा बैठा भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फील करेंगे कि बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है और लोअर बैक भी सेम टाइम पे रिलैक्स। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे हैं तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा साथ साथ में। सो यू विल फील मतलब कि चेस्ट बैकवर्ड पहले बेंडिंग, आप बोल रहे हो कि बाहर आना चाहिए, फिर चेस्ट आपको बाहर आना। अपना head पीछे लेके जाना है और आपको पीछे की तरफ जाना है, तो जो आपका जी, लोअर बैक है वो फिर भी रिलैक्स शेप में ही है। रिलैक्स। बट जी, आपका जो बैक, जो आपका स्पाइन है बेसिकली, वो चेस्ट को बाहर निकालने की वजह से और पीछे जाने की वजह से वो पीछे की तरफ मूव पीछे हो की गया, तरफ। बेंड हो गया है तो बेसिकली। जी, तो बैकवर्ड बेंडिंग का सही तरीका ही यही है। जनरली बैक, उसमें बैक आ जाता है तो बैक से हम रिलेट करते हैं कि बैक के ऊपर जोर देना होगा। वो सबसे बड़ी गलती है हमारी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो सामने की तरफ सपोर्ट के लिए हमारे पास में रिब केज है, पीछे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में थोरेसिक स्पाइनल की वर्टिब्रास है। पर लोअर में जब आप जाते हैं, लंबर वाले पार्ट के ऊपर स्पेसिफिक आप जाते हैं, तो क्या है वहां पर? वहां पर सिर्फ एक लंबर है। आगे एब्डोमिनल ऑर्गन का एक लेयर है और पीछे बस सिर्फ एक लंबर है। तो करेक्ट उस करेक्ट। पे उसको चोट पहुंचने की ज्यादा मतलब चांसेस हैं, उसको सपोर्ट कम है। ठीक है, अगर उसको सपोर्ट कम है, जिस मान लीजिए आपके घर में एक पिलर है और बहुत कमजोर पिलर है और उसी पर आप सबसे ज्यादा वेट डालेंगे, तो ऐसे में तो वो कोलैप्स होना तो बिल्कुल तय है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप बैकवर्ड बेंडिंग जब भी करें तो चेस्ट के एक्सपेंशन से करें। तो फिर से आते हैं हम, तो हमने स्ट्रेचिंग कर ली है, लेटरल बेंडिंग कर लिया है, बैकवर्ड बेंडिंग कर लिया है। फोर्थ वन आता है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग, सामने की ओर झुक। ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग में भी मोस्टली ज्यादातर लोग हैं वो यही गलती करते हैं कि बैक को वो आर्च कर लेंगे। हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग में भी आपका चेस्ट एक्सपेंड रहेगा।
व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड ऑलवेज एक्सपेंड योर चेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, जहां कॉन्ट्रैक्शन आ गया वहां पर आपने इंजरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ा दिए। तो व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड, आप चेस्ट को आगे ले जाकर बेंड करेंगे, ठीक है, तो इससे आपको एक बेटर स्ट्रेच मिलेगा थ्रू आउट द स्पाइन। अदरवाइज आप सामने की ओर झुकेंगे तो आपके सीधा लोअर बैक पर आएगा और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग आप रेगुलर रूटीन के अंदर कीजिए। और द फिफ्थ और लास्ट वन है, वो गैस कर सकते हैं कौन सा रह गया? स्ट्रेचिंग हो गया है, लेटरल बेंडिंग हो गया है, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया है। रिलैक्स करना, पता ये नहीं। देखिए, आपने करते 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 ही है जी। ना बोला, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। दैट इज ट्विस्टिंग। अभी आप ट्विस्ट किए थे ना थोड़ा सा, अच्छा। दैट इज ट्विस्टिंग। अच्छा। सो ओके। ओके। लास्ट जो है वो ट्विस्टिंग है। तो जो ट्विस्टिंग के जो पोस्चर्स हैं वो आप रेगुलर रूटीन में कीजिए। अभी जो मैंने बताया है, ओके। ये आप इसको इसी सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस कीजिए। सो डेफिनेटली यू विल फील मच मोर रिलैक्स इन बैक पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज और हार्मोन रिलेटेड इश्यूज। इन तीनों में ही बहुत काम करेगा। ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज में बहुत काम करेगा। अगर हार्मोन की भी बात करूं तो जिनको डायबिटीज है और जिनको थायराइड है उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप इन 5 चीजों को आप रेगुलर रूटीन में कर सकते एक एक इसी से रिलेटेड काफी जो प्रॉब्लम होती है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है, वो नेक पेन की है। वो मुझे पता नहीं वो अलग से होता है कि वो बैक की वजह से ही होता है। क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक है जो किया जा सकता है? हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं एकदम बेसिक रखूंगा ताकि आप अच्छे से, मतलब सभी लोग अच्छे से इसको समझ पाए। मैं इसके ऊपर कोई आसन वगैरह नहीं बताने वाला। मैं आपको वो आई बेसिक, थिंक लोग देख भी सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं, वो आपको देख आप देख सकते हैं, सकते हैं, आपको आप देख बहुत सकते सारी हैं। जगह पर वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, लॉन्गर सिटिंग आवर्स में हमारा क्या होता है, शोल्डर ड्रॉप होता था, चेस्ट अंदर चला जाता है, जी। ठीक है। लेकिन वाई, ये हो क्यों रहा है? बिकॉज जैसे अभी हमने बात की कि आपका जो बैली है यहाँ पर, यू हैव नो सपोर्ट, जी। ठीक है, एकदम नरम आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और थोरेसिक आपका भारी है, शोल्डर, चेस्ट है, हेड है आपका, ठीक है। इतने ऊपर भी ऑर्गन है, लंग्स है, हमारा ब्रेन है, तो इनका वेट है कुछ ना कुछ। इनका वेट होने की वजह से हम ऑलवेज सामने की ओर लीन रहते हैं, और नीचे सपोर्ट नहीं होने की वजह से हम झुके रहते हैं, और लॉन्गर टाइम में वो नेक पेन और इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। करेक्ट। फर्स्ट, इफ यू वांट टू, अगर इस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें हो ही नहीं, तो सबसे पहले अपने कोर पे काम करना शुरू कीजिए, कोर ठीक है। मतलब बेस। बेस, हाँ। अगर आपने अपने कोर पे काम करना शुरू किया ना, तो आप बैठ ही नहीं सकते ऐसा। आपका कोर बैठने ही नहीं देगा, आपका कोर तुरंत आपको स्ट्रेट कर देगा। लूज इनका कोर है, उन्हीं के साथ में ये ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो आपको प्रिवेंशन के लिए, मतलब अगर आप अभी से कोर का वर्कआउट करें तो फ्यूचर में आपको नेक पेन नहीं होगा। पर अगर आपको एक बार नेक पेन हो गया है और सिटिंग आवर्स की वजह से हो गया, तो आपको क्या करना है कि कुछ कुछ टाइम के अंदर अपने आप को इस नेक पेन को रिलीज करना है। उसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिस है कि शोल्डर्स को ऊपर उठाया, एक डीप ब्रीथ इनहेल किया, चेस्ट को पूरा बाहर निकालकर और शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दिया। मतलब आपने इस तरीके से बेसिकली मूवमेंट दी है। सो इसका आप अपने फोन के अंदर टाइमर लगा समझ सकते हैं कि गया। हर 30 मिनट्स में, 40 मिनट्स में, 50 मिनट्स में ये सारी चीजें करनी। उसके ओके। अलावा बड़े सिंपल सिंपल से पोस्चर हैं, जैसे ताड़ासन है, चेयर के ऊपर बैठे बैठे ही आराम से हो जाता है। फिंगर्स को आप इंटरलॉक कीजिए, आर्म्स को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए, नेचुरल पोस्चर है। हमारा बॉडी सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करता है, अपने आप बॉडी को स्ट्रेट और स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। तो आप ताड़ासन कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप सिटिंग आवर्स में कर सकते हैं। और एक चीज और भी है जिसको समझाने के लिए मेरे को शायद थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, जो जी। मोस्टली तो लोग गलती करते हैं। हम जब बैठते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि नी जो है वो ऊपर होता है। चेयर्स कुछ इस तरह के हैं कि हमारा नी जॉइंट ऊपर होता है, इस तरह के रहते हैं ना ऑफिस चेयर्स वगैरह। करेक्ट। करेक्ट। नी जॉइंट ऊपर है और हमारा हिप जॉइंट जो है वो नीचे है। जब भी आपका नी जॉइंट आपके हिप जॉइंट से ऊपर होगा, यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन योर स्पाइन, स्पेशली ऑन योर लोअर बैक। एंड लोअर बैक आर्च होगा तो डेफिनेटली आपका नेक पर भी वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके। सो आपको क्या करना है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम सिटिंग में बैठे, तो आप क्या करें कि अपनी नी जॉइंट को हिप जॉइंट से नीचे रखें, ओके। ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, लेकिन इसको जी। करना बड़ा आसान है। करना क्या है कि आपको चेयर के ऊपर, जैसे मैंने एक ब्लैंकेट सा फोल्ड करके रख लिया है, तो इसने मेरा थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर दिया। आपने एक पिलो रख लिया या फिर कोई और ब्लॉस्टर वगैरह कुछ इस तरह की चीज रख ली, तो उससे क्या है, हाइट आपका सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हिप जॉइंट नी जॉइंट से ऊपर आ जाएगा। ये बहुत अनकंफर्टेबली ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इतना ऊपर कभी बात नहीं करा, अराउंड लगभग 30, 35, 40 डिग्री के एंगल के आसपास
इतना सा हल्का सा ऊपर रहना चाहिए। तो इससे क्या है कि लोअर बैक पे भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, नेक पे भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिटिंग के लिए बैठे तो अपनी चेयर को प्रॉपरली इस तरीके से एडजस्ट कर लें। तो ये एक सिंपल तरीका होगा। मतलब आप बोलो और कि चेयर के ऊपर हमें एक मतलब आप एक तकिया टाइप या कुछ ऐसा रख लीजिए, जो या जैसे आपने फोल्ड करके रखा हुआ है, जिससे बेसिकली आपके जो हिप है मतलब उसके ऊपर थोड़ा इस टाइप का प्रेशर आएगा कि वो थोड़ा ऊपर चले जाएगा, तो आपका जो जॉइंट है बेसिकली जो आपके नीज है वो नीचे आ जाएंगे। उस तरीके से आप बोल रहे हैं, करेक्ट? जी मतलब जी। फ्लैट तो नहीं होना चाहिए वो, या फ्लैट भी रख सकते हैं पूरा? नहीं नहीं, फ्लैट ही फ्लैट हो जाएगा, पर थोड़ा हाइट आ अच्छा, जाएगा, हिप्स थोड़े से ऊपर रहेंगे। ठीक है। इसमें मतलब क्या होगा कि जनरली हम ऐसा बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद में ऐसा बैठते हैं। ऐसा बैठने में क्या मिलता है हमें? आराम मिलता है। ऐसा बैठना डिस्कम्फर्टेबल है हमारे लिए, स्ट्रेट बैठना मुश्किल है, झुककर बैठना ज्यादा आसान है। पेनफुल होगा आगे, नेक पेन होगा वो पता नहीं कब होगा, बैक पेन होगा उसके बारे में हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह क्या है कि अभी का नाव का हमें आराम मिल जाए। तो इसको कॉन्शियसली तो आप बार बार कर नहीं पाएंगे बैक को स्ट्रेट। तो ओके। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे ही आप अपने हिप जॉइंट को ऊपर करेंगे नी जॉइंट से, आप आराम से फील कीजिएगा कि आपके लिए स्ट्रेट बैठना ज्यादा इजी है। आप ऐसा बैठिएगा, थोड़ी देर बाद में आप परेशान होकर अपने आप सीधा हो जाएंगे, फिर बैठेगा फिर अपने आप सीधा, तो बॉडी को वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। तो ये कॉन्शियसली आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक और जो दो और बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम जो मैं अब आपसे बात कर रहा था कि वेट गेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओबीस हैं वो, उन्होंने वेट ज्यादा गेन कर लिया है। कई लोग खाने पे नहीं रख सकते कंट्रोल, तो वो खाना तब भी नहीं छोड़ पाते, जो ऑब्वियसली एक बड़ी चीज आ जाती है कि आपको खाना क्या खाना है क्या नहीं खाना। उस केसेस में लोग अपना बेली पे फैट लूज करना चाहते हैं। खासकर अगर मैं मेन की बात करूं तो इंडियन मेन की टेंडेंसी है कि वो सबसे पहले यहीं पे गेन करते हैं फैट। तो क्या कोई ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जो किए जा सकते हैं प्रैक्टिस बेली फैट को लूज करने के लिए? बेली फैट को लूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उत्तान पाद क्रियाज वगैरह कुछ होती हैं, जिसमें हम लेग लेग रेजेस, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो लेग रेजेस वगैरह हो गया, या सूर्य नमस्कार हो गया। एक बेटर वे है वेट लूज करने का। सूर्य नमस्कार के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग और अपने फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, हाइयर इंटेंसिटी वाले या फिर लोअर इंटेंसिटी वाले। तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फूड पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बेली फैट आप गेन कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो फूड पर ध्यान दीजिए। अगर आपने अपना फूड सही कर लिया तो 50-60% तो प्रॉब्लम आपके वहीं से ही सही हो जाएगी। फिर बाकी जो एक्सरसाइजेज और जो योगा प्रैक्टिसेस हैं वो आपको क्या करेंगे, एक बेटर शेप में लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो फूड पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसी इसी से रिगार्डिंग आई थिंक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो सकता है, बट जैसे आप बोल रहे हो फूड पे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, तो बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है डाइट प्लान लेना, एक प्लान के साथ कंटिन्यू करना। क्या कोई सिंपल तरीका है सोचने का खाने के बारे में या डाइट के बारे में, जिससे हमें समझ आ जाए कि क्या खाना सही है क्या खाना सही नहीं है? इसके लिए मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कुछ डिश होती है, जैसे फॉर एग्जांपल समोसा आ गया मेरे सामने, तो उस समोसे को आराम से देखता हूँ, उसको थोड़ा सा निहारता हूँ। वो समोसा आपसे चीख चीख कर बोलेगा कि मुझे खा लो या मुझे मत खाओ। तो आप अपने फूड के प्रति बस थोड़ा सा कॉन्शियस होना है आपको। प्लेट में आराम से थोड़ी सी देर उसको देखिए, वो फूड अपने आप चीख चीख कर आपसे बोल रहा है कि मुझे मत खाओ मुझे मत खाओ। फिर भी अगर आप खा रहे हो तो आप मन के कमजोर हो। फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, वेट लॉस नहीं होने वाला। लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी ही आएंगी। अगर आप इतना भी अपने अंदर पेशेंस को डेवलप नहीं कर सकते तो आएंगी ही आएंगी। और अगर आपने थोड़ा सा पेशेंट डेवलप कर लिया, हाँ आप कभी कभार खा लेते हैं वो ठीक है, लेकिन मोस्टली आप ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, आप अपने लिए थोड़ा सा अवेयर हैं, तो ऐसी चीजों में फिर ये वेट गेन वगैरह होगा ही। तो संयम तो थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खाएं पिएं और फिर हम योगा प्रैक्टिस करें और सब कुछ कम हो जाए। तो ये एक योगा वर्क्स लाइक ए मैजिक बट इट्स नॉट ए मैजिक। प्रोसेस है आई थिंक, जो आपको जी लाइफस्टाइल के साथ ही अडेप्ट जी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चंस इसी के ऊपर। आई थिंक हमने चार जी। चीजों की बात की, दो प्रॉब्लम्स है, मुझे पता नहीं कि हम उसको योगा से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आजकल बहुत जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको लैपटॉप के सामने बैठना है, नहीं बैठना है, फ्री बैठना है तो लोग फोन चलाते हैं, फोन देखना है, तो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है, इस वजह से आई साइट की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को हो जाती है। क्या कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेज या योगा के कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो किए जा सकते हैं अपनी आईज को, या जितनी खराब हो गई है वही मैनेज करने के लिए या बेटर करने के लिए? क्या बेटर करना भी पॉसिबल है अपनी आई साइट को? डेफिनेटली डेफिनेटली बेटर भी करना पॉसिबल है, और जो डैमेज आपने कर लिया उसको वहीं पर रोकने में पॉसिबल है। दोनों चीजें पॉसिबल है। हमारे आई के अंदर एक ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड, और वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसको हमारी पलकें क्या करती है, बार बार अपनी आईज के ऊपर फैला देती हैं, जिससे आईज हमारी ड्राई नहीं होती।
आईज में एक हमेशा लुब्रिकेशन बना रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम लैपटॉप पे या फिर फोन के ऊपर बहुत लॉन्गर टाइम तक एक ही देखते रहते हैं, तो आप फील कीजिएगा कि आपकी आईज का जो ब्लिंकिंग है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। जनरली हम 1 मिनट में 18 20 25 बार तक आईज को ब्लिंक कर लेते हैं। पर जब आप लैपटॉप देख रहे होते हैं या कॉन्शियसली बहुत फोन वगैरह इस तरीके से कुछ देख रहे होते हैं, तो वो आई का जो ब्लिंकिंग है वो 3 to 5 पर ड्रॉप होकर आ जाता है कुछ कुछ केसेस में। जैसे गेमिंग वगैरह जो करते हैं वो तो 3 to 5 टाइम्स ही ब्लिंक करते हैं अपनी आईज को। तो इतने लॉन्गर टाइम के लिए आपकी आईज क्या है, सूखी रह रही है, उनके ऊपर वो फ्लूइड जो है वो नहीं कवर हो रहा। इससे आईज बहुत ज्यादा डैमेज होती है। तो आपको क्या करना है कि आप रेगुलर इंटरवल इंटरवल के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। जैसे लैपटॉप पे आपका काम करना है, तो हर 20 25 मिनट्स के बाद में 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और सिंपल एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए, जिसमें सिंपल है कि बैठे बैठे आपने राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, अप देख लिया, डाउन देख लिया। सिंपल है। आईज के रोटेशन आप कर सकते हैं, ओके। इजी है, ठीक ओके। है। ओके। और आईज को क्लोज कर कर आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। आईज को आप बार बार ब्लिंक कर कर आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। या थोड़ी देर तक आपने स्क्रीन बंद बंद ही कर दी, उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। या फिर हथेलियों को अच्छे से गर्म कर कर आईज पर क्लोज कर कर थोड़ी देर इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये आपको हर 20 25 मिनट्स में या 40 मिनट्स में, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का काम करते हो। अगर आप जैसे कि अभी पॉडकास्ट है, तो इस कंडीशन में आईज उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हम कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अगर एडिटिंग कर रहा होता या कोई इस तरह का काम कर रहा होता तो वो कंटिन्यूसली मेरा उसी पे लगा रहता। या कंसंट्रेशन आपका जरूरत। कोडिंग वगैरह जो करते हैं वो उनका बहुत लंबे समय तक, तो उनको थोड़ा शॉर्टन इंटरवल में ये करना चाहिए। और जो हमारे जैसे लोग हैं जो लैपटॉप को इस तरीके से यूज करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा 40 मिनट 50 मिनट्स के आसपास भी एक बार ऐसा कर लें तो एक बेटर चॉइस है ये। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक एक जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, हमने उसके बारे में पूरे टाइम बात भी की है, वो है कंसंट्रेशन की। अगर आप देखेंगे जी। तो अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आजकल पीछे जा रहा है, हम्म। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आगे आ रहा है। उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये भी है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। वो कंसंट्रेशन की वजह से ही हुआ है। और उसकी जो ये तो चलिए एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है, बट उसकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग पेशेंस लूज कर रहे हैं, काम में उतना लंबा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्या अपनी कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक स्टार्टिंग एरियाज हैं जहाँ पे कोई स्टार्ट कर सकता है? आई नो हमने मेडिटेशन की भी बात की, वो सब उसी डायरेक्शन में लेके जाता है, बट फिर भी अगर स्पेसिफिकली अटेंशन और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आप कुछ बताना चाहें लोगों के लिए। इसका एक बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक शादी में हम गए, तो शादी के अंदर है ना, मैंने अपने दोस्त से बोला कि अरे तुमने घेवर खाया था क्या? अरे घेवर कहाँ था, घेवर कहाँ था, घेवर कहाँ था, मतलब वो छूट ही गया वो। मतलब शाम तक ऐसा बार बार बोलता रहा कि अरे यार वो मेरे से मिस हो गया, अरे वो मेरे से मिस हो गया। ठीक है, वैसा ही आज के टाइम पे हमारे सामने इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, है ना। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हर एक चीज को हम ट्राई कर लें, ठीक है, ताकि हमसे कुछ छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं देखा है या हमने ये नहीं सुना है। हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं। और शायद इसी यही एक रीजन है कि इस वजह से शॉर्टर कंटेंट जो है या फिर ऐसी चीजें हैं जो शॉर्टर सेटिस्फेक्शन आपको दें, ऐसी चीजें ज्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। क्योंकि वो आपको कम टाइम में ज्यादा ज्यादा चीजों को आपको उससे ज्यादा ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए कि सब कुछ आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। कि मैं ये भी देखूंगा, मैं ऐसा भी करूंगा, मैं ऐसा भी करूंगा, सब कुछ आपके लिए नहीं बना है। तो सबसे पहले तो आप एक प्रायोरिटी अपने लिए डिसाइड करिए। जैसे ही आपने अपने लिए एक प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली कि यही चीज मेरे को देखनी है, यही चीजें मेरे को करनी है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 50 60% आपका इसी से फोकस इंक्रीज हो जाएगा कि आप प्रायोरिटाइज हैं। आपको डिस्ट्रक्शन आपने अपने लिए हटा दी। फिर इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेहतर बनाने के लिए योगा में बहुत सारे प्रैक्टिस है, जिसके अंदर भ्रामरी है, मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूं कि फोकस को इंप्रूव करने के लिए भ्रामरी और ओंकार का उच्चारण। और ओंकार में भी कौन सा? मकार का उच्चारण। मतलब जब हम बोलते हैं तो मैं का जो साउंड है उसको आप लॉन्गर से लॉन्गर खींचिए। अम, मैं को आप ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचिए। तो ओंकार किस तरीके से अभ्यास किया या भ्रामरी का आपने ऐसा अभ्यास किया, ये दो प्रैक्टिसेस भी अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलर रूटीन में ले आएंगे, अगर अराउंड 3 to 5 मिनट तक, तो आपका एकाग्रता अलग लेवल पे वैसे ही बढ़ने लग जाएगी। तो ये चीजें आप कर सकते ठीक है आकाश जी, आई थिंक आपने काफी लंबा टाइम दिया, काफी कुछ बताया सुनने के लिए। पॉडकास्ट हम प्रॉब्लम यहीं पे खत्म करते हैं। लोगों को
आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। अगर होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को पिक करके, अभी तो हमने बहुत सारे एरियाज को पिक करके एक स्टार्टर दिया हर चीज के बारे में, जी बट जी। अगली बार अगर हम कभी बात करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को पिक करके हम उस पर एक लंबी डिस्कशन कर पाए। इस श्योर। आशा के साथ मैं इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपने थैंक इतना यू सो टाइम मच। दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।